नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग अपने सब्जेक्ट यानी मैथ के आखिरी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आखिरी चैप्टर कहे तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के बाकी सब कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है। और दोस्त ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्त, आप जाइए रिवीजन करिएगा सिर्फ। ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के आखिरी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। डिफिनेशन, फार्मूला, नियम, कानून सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। दोस्त लिखा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब दोस्त इसमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ना क्या है, पहले तो हमें प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग आप बनाइएगा साथ साथ डिफिनीशन। क्या बनाएंगे? डिफिनीशन यानी डिफिनेशन क्या है तो परिभाषा। प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे पहले। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता है क्या चीज इसके बारे में। प्रायिकता हमारा क्या है? कोई घटना, कोई कार्य, ठीक है, कोई प्रयोग के समसंभाव्य परिणाम को, क्या दोस्त, समसंभाव्य परिणाम को प्रायिकता कहते हैं। समसंभाव्य कहे तो संभावना, क्या दोस्त, संभावना। यानी क्वेश्चन को अगर इसको और सरल रूप से समझे इस परिभाषा को, तो प्रायिकता जो है संभावनाओं का खेल है। क्या है? प्रायिकता जो है संभावनाओं का खेल है। यानी कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा खेल, कोई भी ऐसी घटना जिसमें संभावना जताई जाए, यदि कार्य करने में संभावना हो रही है तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। यह सरल भाषा में आपको समझने के लिए कि जो संभावनाओं का खेल होगा उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखते चलिए, समझिए। लिखिए अगर नॉर्मल एक भाषा में जो समझाया गया तो दोस्त इसका होगा प्रायिकता संभावनाओं का खेल है। क्या दोस्त? संभावनाओं का खेल है। एक लाइन की डिफिनेशन है दोस्त, बिल्कुल सटीक है, इसको रट जाइए, कोई भी गलत करने वाला नहीं है। कोई पूछे प्रायिकता किसे कहते हैं, बता दीजिए प्रायिकता संभावनाओं का खेल है, बिल्कुल सटीक जवाब होगा। यदि दोस्त उसको और किताबी लैंग्वेज यानी बुक के डिफिनेशन से देखें तो इसकी बुक के डिफिनेशन को बताते हैं आपको। बुक का डिफिनेशन क्या है, अथवा में करके लिखिएगा दोस्त। किसी कार्य, किसी कार्य, घटना या प्रयोग के समसंभाव्य, समसंभाव्य परिणाम को प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रायिकता कहते हैं। यानी आपने देखा कि प्रायिकता संभावनाओं का खेल है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य होगा, कोई भी घटना होगा, कोई भी प्रयोग होगा, उसके समसंभाव्य रिजल्ट होंगे। समसंभाव्य का सेंस बोले तो संभावना होता है। क्या होता है? संभावना। यानी समसंभाव्य जो परिणाम होंगे उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। क्लियर है? क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर तो बोलेंगे दोस्त, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। क्या ये संभावना है कि नहीं है? संभावना जताई जा रही है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई भी कार्य। दूसरा एग्जाम्पल, क्या पिताजी दिल्ली जाएंगे? यानी क्वेश्चन करा, संभावना जताई जा रही है। क्या ये काम ऐसे होगा? क्या ये हो सकता है? यानी जिसमें तो संभावना जताई जाए तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा? प्रायिकता के सेंस में। यानी प्रायिकता जो होगी संभावनाओं की खेल होगी। क्लियर है? आपने इसको समझा? अब चलते हैं दोस्त इसके अगले हेडिंग के बारे में। इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है इसको चर्चा करते हैं। दोस्त इसमें पढ़ना है हमको प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, ठीक, रेंडम एक्सपेरिमेंट या दृच्छया प्रयोग जिसको कहते हैं, और इवेंट्स यानी घटना के बारे में पढ़ना है।
यानी इसमें दोस्तों हमको 3 कॉन्सेप्ट जानना है। क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसकी हिंदी होती है यादृच्छया प्रयोग। दूसरा है सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। आपका आखिरी लास्ट होगा, जो मेन होगा, वो होगा इवेंट्स यानी घटनाएं। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है और तीनों से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और प्रश्न को अच्छे से हम जानेंगे। तो चलिए इसके फर्स्ट हेडिंग को देखते हैं। क्या पढ़ना है? यादृच्छया प्रयोग। क्या? यादृच्छया प्रयोग, इसका अंग्रेजी बोले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या दोस्त? रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यानी प्रयोग करना। क्लियर है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको समझिएगा दोस्त। रैंडम का अगर अर्थ समझे तो रैंडम का मतलब होता है अज्ञात। रैंडम का मतलब क्या होता है? अज्ञात, यानी जिसके विषय में कुछ भी जानकारी पहले से न हो। क्लियर है? यादृच्छया का अगर अर्थ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यादृच्छया एक ऊटपटांग हेडिंग है, हिंदी है, जिसका इंग्लिश नेम दोस्त रैंडम है। तो रैंडम का मतलब आप समझ रहे होंगे, रैंडम माने होता अज्ञात, जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, हमको कोई जानकारी जिसके विषय में नहीं रहता है, उसे दोस्त रैंडम कहते हैं। और ये है क्या चीज? प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, यानी ऐसा प्रयोग, ऐसा कार्य, ऐसी घटना जिसकी पूर्ववत यानी पहले से कोई जानकारी न हो, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए लिखते हैं, लिखेंगे दोस्त। वह कार्य, घटना या प्रयोग, यानी वह कार्य या घटना या प्रयोग जिसके परिणाम के विषय में पूर्ववत, पूर्ववत कहे तो पहले से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दोस्त, पहले से कोई पूर्ववत कोई जानकारी न हो, कोई जानकारी न हो, उसे यादृच्छया प्रयोग कहते हैं। क्या दोस्त? उसे यादृच्छया प्रयोग कहते हैं। ये बात आपने जाना, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा दोस्त। जितनी भी डिफिनेशन आपको बताई जा रही है, याद रखिएगा, आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। जब अगर मिलेगा भी तो किताबी लैंग्वेज मिलेगा दोस्त, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा डाउट फंसेंगे। आपको एकदम सरल लैंग्वेज, एकदम आपके लैंग्वेज की बात बताई जा रही है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन तो हर कोई डील कर देता है, यानी क्वेश्चन आपको हर कोई बता देगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्त उसकी अगर डिफिनेशन पूछ दिया जाए तो डिफिनेशन बताने में हिचकिचाएंगे, यानी उसको बताने में क्या करेंगे, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हर कोई डिफिनेशन को बता नहीं सकता। अगर कोई बता भी रहा है तो टाल मटोल करके पढ़ा देगा दोस्त। आपको समझ में आए न आए, ये आपका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य पढ़ाना है, सिर्फ आपको समझाना है। आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये आपके ऊपर। लेकिन दोस्त यहाँ जो आपको बताया जा रहा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं जल्दी पहले तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये खुद की परिभाषा है, अपने दिमाग से समझी हुई बातें हैं, कोई किताब की रटी हुई बातें नहीं है। हाँ, किताब के ही सेंस की है, लेकिन उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया जा रहा है, जो आपको सरल लगे, जो इससे आप संतुष्ट हो। ठीक है? तो यादृच्छिक प्रयोग क्या है? वह कार्य, घटना या प्रयोग, यानी ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई प्रयोग जिसके परिणाम के विषय में, परिणाम के बारे में पूर्वत जानकारी न हो, यानी पहले से कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या होगा। तो कोई भी कार्य होगा दोस्त, हम जानते हैं कि वास्तव में किसी भी कार्य के पहले से जानकारी नहीं होती है, उसमें भी डाउट लगा हुआ होता है, चाहे 1% हो, चाहे 0.001% हो। हमको उसका 100% नहीं कह सकते, कब हो ही सकता है। अब दोस्त हो जा रहा है, ये अलग की सेंस है, लेकिन हर एक कार्य, हर एक घटना, हर एक परिणाम में कुछ ना कुछ डाउट बचते हैं। ठीक है जी, कुछ ना कुछ हमारा दूसरा पहलू रहता है, जिसकी वजह से संभावना में केस चली जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। चलते हैं हम इसकी अगली हेडिंग के बारे में। अगली हेडिंग क्या होगी दोस्त? सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। क्या? प्रतिदर्श समष्टि। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये जितनी बातें आपको पढ़ाई जा रही है परीक्षा में, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जो भी चीजें लिखाई जा रही है, याद रखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट आपको 11th 12th में भी सेम टू सेम प्रोसेस के साथ मिलेगा। एक भी
हेडिंग या एक भी परिभाषा या एक भी कॉन्सेप्ट आपको अलग नहीं होगा, सेम टू सेम हूबहू छापेगा, हूबहू तरीका होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आप इसको जब तक पढ़ते रहेंगे मैथ तब तक प्रायिकता का चैप्टर आएगा। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आगे भी पढ़ाई करेंगे, बीएससी एमएससी कुछ भी करिए दोस्त, रहेगा ही, प्रोबेबिलिटी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्त अगली हेडिंग क्या है? प्रतिदर्श समष्टि। क्या? प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। अब सुनिएगा इसको क्या कहते हैं। समष्टि माने दोस्त होता है समूह, समष्टि माने क्या होता है? समूह। ठीक है। अब समूह का मतलब ये है कि सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि जो है, ठीक है, उसमें समूह में बातें होंगी। कहेंगे सर कैसा समूह? तो याद रखिएगा, कहीं अलग से नहीं बनेगा समूह, जैसा हम कार्य करेंगे उसी का समूह बनेगा। क्या? जैसा हम कार्य करेंगे उसी का। और किस प्रकार का बनेगा ये बात समझना है आपको। तो दोस्त सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि जो है, तो हम यादृच्छा कोई प्रयोग करेंगे यानी कोई कार्य करेंगे, उस कार्य में जितनी संभावनाएं जताई जाएंगी, यानी कार्य करने में संभावना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कार्य करने में जितनी भी संभावनाएं हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कहेंगे हाँ सर। तो जितनी संभावनाएं होंगी उन संभावनाओं का जो ग्रुप बनाएंगे यानी जो समूह बनाएंगे, जो संग्रह करेंगे, वो हमारा सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। बातें क्लियर हो रही है? बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। तो दोस्तों बस नॉर्मल भाषा में अगर इसको समझे तो जो भी कार्य या प्रयोग या घटना किए हैं उसकी पूरे संभावनाओं का जो समूह होगा वही हमारा सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि होगा। ठीक है। तो आप उसी को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। चलिए इसको हम लिखते हैं इसकी परिभाषा के विषय में। क्या लिखेंगे? यादृच्छया किसी प्रयोग के, अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, बार बार आपसे यादृच्छया आएगा, तो यादृच्छया का मतलब आप समझिएगा कि यादृच्छया का मतलब ऐसा काम, ऐसा कुछ किया जा रहा है जो भी आगे करा रहा है जिसका रिजल्ट पहले से पता नहीं है। ठीक है। तो यादृच्छया किसी प्रयोग के सभी संभावित, क्या? सभी संभावित परिणामों के, सभी संभावित परिणामों के समूह यानी संग्रह को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। क्या दोस्त? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी यादृच्छा कोई प्रयोग होगा जिसके सभी संभावना जितनी भी बनेगी उसे हम प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो सैंपल स्पेस होगा ये सबसे मेन बातें हैं। हर एक कार्य, हर एक प्रायिकता निकालने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और इसे हम लोग संक्षेप में यश से डिनोट करते हैं। किससे? यश से, क्योंकि किसकी स्पेलिंग यश से शुरू हुई है। तो दोस्त इसको भी लिख लेंगे। इसे संक्षेप में यश, कैपिटल यश होगा दोस्त, यश से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं, इस बारे में आप जानते हैं। ठीक है। अब दोस्त इसका एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल के साथ और ज्यादा बातें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो कहेंगे सर कैसा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के भी विषय में आप समझिए क्या समझना है। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे दोस्त कोई हम कार्य कर दिया, यानी मान लीजिए लूडो का पासा फेंक दिए, तो एक लूडो का पासा यदि फेंकेंगे तो कहेंगे सर ऊपर उसके फलकों पे कितनी चांस होगा? तो दोस्तों लूडो के पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 तक की गिनती उस पर अंकित होती है, या फिर उस पर बिंदु लिखा बना रहता है। 3 ठो बना तो 3 है, 4 बना होगा तो 4 है। यानी कहने का सेंस है 1 से लेकर 6 तक की संख्या इस पे काउंट होती है। क्लियर है? तो आप बताइएगा कि जब हम लूडो का पासा फेंकेंगे तो उस पर कितनी चांस हमको आना है, यानी कितनी चांस बन सकता है कि ये आएगा?
कहेंगे सर 6 से कौन, जो उस पे लूडो के पसुआ पे लिखा है वही तो आएगा। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों जो काम किए हैं उसमें जितनी संभावना बनी है उसी को हम संभावना के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जैसे एक पासे को फेंकने पर जो संभावना बनेगी दोस्त यश से, और याद रखिएगा जितनी भी संभावनाएं बनती हैं उसको हम मझिले कोष्ठक में ग्रुप बनाते हैं, यानी समूह की चीजें सदैव मझिले कोष्ठक के अंदर लिखी जाती है। ये लिखने का रूल है, ये गणित में समूह बनाने का रूल है। कोई भी समूह की चीजें होंगी उसे मझिले कोष्ठक के अंतर्गत लिखेंगे। तो दोस्त जब एक पासा हम फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6। क्या इससे भी ज्यादा आने वाले होंगे? कहेंगे नहीं सर। तो दोस्त हमको बस यही समझना है कि सिंपल स्पेस में यानी प्रतिदर्श समष्टि में हम उन सब का संग्रह करेंगे, उन सब अवयवों का समूह बनाएंगे जो उस कार्य के प्रति संभावना जताई जाए। तो जितनी टोटल संभावना होगी उसे हम सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और दोस्त ध्यान दीजिएगा इसको हमको काउंट भी करना यानी नंबर ऑफ एस। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ एस लिखते हैं एनएस लेकिन पढ़ते हैं नंबर ऑफ एस यानी सिंपल स्पेस की संख्या। तो इसमें बताइए कई लोग हैं, संख्या यानी इसको काउंट करना है। तो काउंट हम करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कितनी संख्याएं हो गई? 6 हो गई। दोस्तों ये 6 ये वाला नहीं लिखा गया, याद रखिएगा ये वाला 6 इसमें नहीं आया है। ये जो 6 लिखा गया नंबर ऑफ यस इन सभी समूह में आए अवयवों की संख्या है, इनको काउंट किया गया है, जितना आएगा हम उसे। दूसरा बात जैसे हम कह दें एक सिक्का फेंकने पर, एक सिक्का फेंकने पर या उछालने पर, तो बताइए दोस्त जब एक सिक्का फेंकेंगे तो सिक्का पर क्या क्या चांस बनेगा? कहेंगे सर सिक्का पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 चांसेस बनेंगे। कितने चांसेस बनेंगे? 2 चांसेस। कौन कौन? सर यच कामा टी, यच से हेड और टी से टेल, या टेल को आगे कहिए और हेड को पीछे बाद में। ठीक है, अब इनका भी काउंट कर लीजिए। जब इनको हम काउंट करेंगे तो बताइए काउंट में कई लोग हैं? सर जी हेड है, टेल यानी 2 व्यक्ति है यानी 2 अवयव है, तो नंबर ऑफ एस हमारा ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि सब बातें समझ में आपको आ रही है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो दोस्त इसको भी आप नोट डाउन करिए और आगे हम चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। और अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको समझना होगा और इसके बारे में बताने वाला जल्दी आपको जल्दी मिलेगा नहीं, इसका कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही। अब ये जो नोट पॉइंट होगी इसके बारे वाली, इसके बाद वाली हेडिंग नोट पॉइंट है, इसके बारे में आप अच्छे से समझना है कि होता क्यों, क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप प्रश्न को रट के तो लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन क्रियाएं हो क्या क्या रही है, कैसे हो रही है, ये आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों अच्छे से समझिएगा इसको क्या है। चलिए हम इसका हेडिंग, अब इसका जो दोस्त होगा हेडिंग अगली होगी, इसी प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस की नोट पॉइंट होगी। क्या होगी दोस्त? नोट पॉइंट, इसी के बारे में चर्चा होगा। चलिए अब नोट पॉइंट में है क्या चीज, नोट हेडिंग डालेंगे, नोट पॉइंट की बनाएंगे। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा नोट पॉइंट में क्या है इसको समझिएगा। नोट पॉइंट में हमें वो बातें समझनी है जो एक ही कार्य कई बार दोहराया जाएगा। कहेंगे सर समझ में नहीं क्या बोला? हाँ बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। हमारे कहने का सेंस ये है कि जैसे क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल में लिखे कि एक सिक्का फेंकने पर या एक पासा फेंकने पर, यानी क्रियाएं एक बार कर रही हैं एक चीज को लेकर। अब जो यहाँ होगा वहां एक ही प्रकार के कार्य कई बार दोहराए जाएंगे, यानी कहने का मतलब जैसे एक सिक्का उठाया और 3 बार उछाला। कितने बार उछाला? 3 बार। तो क्वेश्चन में कहेगा एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर या 3 बार उछालने पर, हो सकता है पासा कह दे, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है या एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। क्या 3 बार उछाला जाता है या 2 बार उछाला जाता है? एक ही कार्य कई बार फेंकेगा, एक ही बार कई बार कराएगा, एक ही कार्य।
इस कंडीशन में संभावना यानी प्रतिदर्श समष्टि के बारे में हमको चर्चा करना है। बातें समझ में? बिल्कुल। तो क्वेश्चन में कहेगा एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। कई बार? 2 बार। तो आप बताइए, अभी हम लोग जाने कि एक पासा फेंके तो 6 संभावना होती है। अब बताइए, कहेंगे सर 2 पासा फेंकेंगे तो? कहेंगे सर 6 और 6 जैसे देखने में 12। नहीं, 12 नहीं करना है। आपको यही ध्यान देना है कि जब 2 पासा हम फेंकेंगे, जैसे पासा मान लीजिए, ठीक है, आप इसको बनाएंगे अच्छे से, एक पासा 2, इस पर भी 6 चांस और इस पे भी 6 चांस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये दोनों जो चांस होंगे, जो दोनों संभावना होंगी, इसको जोड़ा नहीं जाएगा। संभावनाओं की संख्या गुणा होती है। क्या होती है? गुणा, यानी 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36। यही मेन इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देना है कि अगर एक ही कार्य कई बार दोहराया जाए तो पूरी संभावनाएं उतनी बार गुणा होती है। यानी एक कार्य पर 6 संभावनाएं हैं तो 6 का 2 बार गुणा करेंगे। अगर 2 बार कार्य दोहराया होगा तो 3 बार दोहराया होगा तो 3 बार गुणा करेंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216 चांस होंगे, 216 संभावना होंगी। बात समझ में आ रही है? कहेंगे हाँ सर आ रही है, लेकिन कैसे होगा इसका भी। तो दोस्त इसको आपको कहेगा क्या, इसको क्लियर करते हैं, इसके बाद इसके अर्थ के बारे में और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कहेगा एक पासा 3 बार फेंका जाता है, यानी कहीं को लेकर 3 बार बारी बारी। तो दोस्त ये बात आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि एक पासा 3 बार फेंका जा रहा है या 3 पासा को आप हाथ में लीजिए और एक बार फेंक दीजिए, रिजल्ट दोनों बराबर होगा। यानी क्वेश्चन वाला तो कार्य एक ही ठोको कई बार दोहरवाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उतना कार्य एक बार कर देंगे। क्वेश्चन बात समझ में आ रही है? बात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरी बातें उतना ही है जितनी कि सिंगल सिंगल बारी बारी करिए। यानी जो काम कई बार बारी बारी से कर रहे हैं उतना काम एक ही बार कर दीजिए। जैसे एक सिक्का 3 बार फेंका जाता है, तो आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं कि 3 सिक्का एक बार फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक सिक्का आपने लिया 3 बार फेंका, 1 2 3, तो बताइए सिक्का हवा में कई बार दिखेगा? 3 बार दिखेगा, 3 जगह की नहीं दिखेगा। तो उससे बेटर है कि 3 सिक्का लीजिए, हवा में उड़ा दीजिए, 3 सिक्का आपको हवा में दिख जाएंगे। यानी जो कार्य कई बार दोहराना है उतना कार्य लेकर एक बार करिए, परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बातें आपको समझना है। ये बात क्लियर हो गई है। दूसरा आपने क्या कहा कि अगर एक कार्य जो बार दोहरवा रहे हो पूरी संभावना गुणा होती है। ठीक है, कह जैसे एक सिक्का 2 बार फेंका गया, का सिक्का एक सिक्का 2 बार फेंका गया, तो बताइए एक सिक्के पर कितना चांस? कहेंगे सर एक सिक्के पर 2 चांस, हेड या टेल। बिल्कुल, तो एक सिक्का एक बार फेंका गया तो उस समय 2 चांस, और दोबारा फेंका गया तो उसपे भी 2 चांस, तो 2 चांस इधर का 2 चांस इधर का, दोनों मिलकर 4 चांस होंगे। कहेंगे हाँ सर मिलकर 4 चांस होंगे, 4 को चांस हुआ यानी 4 संभावना हुआ। तो दोस्त 2 बार इधर और 2 बार इधर चांस है, तो 2 चांस इधर 2 चांस इधर, 2 में 2 का गुणा करिए तो कितना होगा? क्योंकि सर 2 में 2 का गुणा करिए तो भी 4 हो रहा है। तो बिल्कुल दोस्त, जब संभावनाएं आपकी रहेंगी, ठीक है, तो दोनों संभावनाओं जितनी बार होंगी उनका हमें गुणा करना है, योगफल करना नहीं है। भले ही योगफल से रिजल्ट इतना आएगा। ये आप नोट पॉइंट ध्यान दीजिए, वही हम लिखेंगे। अब दोस्त इसका और अच्छे से एग्जाम्पल समझते कैसे हो रहा है, जैसे समझिएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए 2 पासा आपसे फेंका गया, फेंकने को कहा गया, तो कहेंगे हाँ सर एक पासा पर 6, दूसरी पासा पर 6, आपने बता दिया कि गुणा किया जाएगा, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। बिल्कुल 36 चांस होगा, लेकिन ये रटना नहीं है। कहेंगे सर तब क्या करना है? करना है आपको दोस्त यही है कि जैसे एक पासा आपने फेंक दिया, बारी बारी से काम करना है। तो बताइए एक पासा फेंके तो 1 से लेके 6 तक चांस बना कि नहीं बना? कहीं हाँ सर वो तो क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, दोबारा आपको दूसरे हाथ से पासा यानी दूसरा फेंकना है। तो बताइए मान लीजिए पहले पर 1 आया है, पहले पर क्या आया है? 1, और दूसरा आपने फेंका, तो इस दूसरा पे क्या क्या चांस बनेगा? सर 1 भी गिर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। कहेंगे हाँ, यानी सर इस 1 के साथ इसके 6 चांस। कहेंगे हाँ सर 1 के साथ 6, यानी 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। क्लियर है? अब दोस्त मान लीजिए ये भी घटना हो सकती है कि जो पासा पहला आपने फेंका है
उस पर एक ही थोड़ी गिरेगा, दो भी गिर सकता है। कहेंगे हाँ सर दो भी आ सकता है। तो यदि दोस्त ये दो गिर गया तो फिर दोबारा पासा जो फेंके हुए वही चांस, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी, पांच भी, छह भी। कहेंगे हाँ सर। यदि दोस्त इस पर तीन आया होगा तो इसी प्रकार से इस पर एक दो तीन चार पांच छह, चार आया होगा तो एक भी गिर सकता है, दो तीन चार पांच छह। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। अर्थात दोस्त ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा दो पासा फेंके गए तो एक के साथ है एक से लेकर छह तक, इस दो के साथ आया होगा तो भी एक से लेकर छह तक, तीन आया होगा तो भी एक से छह तक, चार आया होगा तो भी एक से छह तक, पांच आया होगा तो भी एक से छह तक, और छह आया होगा तो भी एक से छह तक। यानी हर एक मान के साथ छह छह रिजल्ट बन रहे हैं। तो छह तो इसमें रिजल्ट होता है, छह छह रिजल्ट को साथ में लेके आ रहा है, तो छह में छह का गुणा करेंगे, छह छह के 36। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। सिक्का कोई ले लीजिए, एक सिक्का फेंके आपने, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, चांस है। तो दोबारा जब फेंकेंगे दूसरा वाला, तो मान लीजिए पहला को फेंके तो हेड आ गया, क्या आ गया है? हेड। अब दूसरा यदि फेंके हैं तो बताइए इस पर हेड भी गिर सकता है, इस पर टेल भी। यानी इस पहले वाले सिक्का हेड के साथ हेड भी इसका आ सकता है, टेल भी, यानी दूसरे वाले का हेड भी संभव है, टेल भी संभव है। दो चांस इधर। अब दूसरा का दोस्त जो पहला पासा फेंके हैं उस पर टेल भी तो आ सकता था, यदि टेल आ गया है तो दोबारा सिक्का फेंके तो उस पर हेड भी आ सकता है और टेल भी, यानी इसके टेल के साथ भी हेड और टेल का चांस है, जबकि उसके हेड के साथ भी हेड और टेल का चांस था। इसलिए दो संभावनाएं हमारे गुणा की जाती है, कभी भी संभावना जोड़ी नहीं जाएंगी। यही नोट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि यदि एक ही कार्य कई बार किए जाए, यानी n बार, और एक बार भी पूरी चांसों की संख्या 2 है, 4 है, जितनी है, तो उस संख्या का पूरी उतनी बार गुणा किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए इसी बात को दोस्तों यहाँ कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे दोस्त, यदि यादृच्छिक कोई प्रयोग, यदि यादृच्छिक कोई प्रयोग n बार किया जाता है, क्या n बार किया जाता है, तथा उस प्रयोग में एक बार में ये संभावनाएं हो, क्या हो? ये संभावनाएं हो, तो पूरी संभावनाओं की संख्या, पूरी संभावनाओं की संख्या जो नंबर ऑफ यस होती है। अब दोस्त एक बार में कितने रिजल्ट है? ए। कई बार दोहराना है? n बार। तो कार्य जितनी बार दोहराया जाएगा उसका उतने बार गुणा होगा, यानी 1 के पावर n होगा। क्या होगा? 1 के पावर n होगा। इसकी बात आप समझ सकते हैं। अथवा इसको हम क्या लिखेंगे दोस्त? नंबर ऑफ यस जो होगा, 1 के पावर जितना है, पता है जो भी पावर जिस पर होता है उसको उतनी बार क्या करते हैं सर? गुणा करते हैं। कई बार? n बार। इसका सेंस यही है। बिल्कुल। तो दोस्त आपको यही ध्यान देना है कि जो कार्य हमको जितना बार कराएगा उसके एक बार में जितना संभावना होगी, जितना बार दोहराया गया होगा उतना बार उसका गुणा करते हैं। यानी एक पासा को 3 बार फेंके और एक बार फेंकने पे 6 चांस है, तो 3 बार इसको गुणा करेंगे, 6 के पावर 3। यानी संभावनाएं गुणा की जाती है, जोड़ी नहीं जाती है। ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। ये आपको हर कोई रटा तो सकता है लेकिन जल्दी इसको क्लियर नहीं कर पाता है दोस्त। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम और आप सब इस कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि क्यों किया जाता है, जबकि आपको इसमें समझाया गया। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आई। तो ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने बता ही दिया, जब आप 3 सिक्का फेंकने पर, अब जैसे लेना है तो ले लीजिए एग्जाम्पल। जैसे एक सिक्का 3 बार फेंकना है। कई बार? 3 बार फेंका जाता है। क्या किया जाता है? 3 बार फेंका जाता है। तो नंबर ऑफ यस जो होगा, एक सिक्का पर कितने चांस होते हैं दोस्त? 2। तो कई बार गुणा होगा? 3 बार, बराबर 8। क्या होगा? 8। एक पासा 3 बार फेंका जाता है। कई बार? 3 बार फेंका जाता है।
तो नंबर ऑफ यस क्या होगा सर? बताएंगे सर। एक पासा पर क चांस होता है? 6। कई बार फेंक रहे हैं? 3 बार। तो 6 में 6 का 3 बार गुणा करेंगे 216 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? बिल्कुल दोस्तों, यदि क्लियर है तो आप इसको यस करिए और आगे बढ़िए। चलिए हम चलते हैं अगली डिफिनेशन की तरफ। वो भी डिफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। क्या है? और जो हमने बताया इवेंट्स यानी घटना। क्या है? इवेंट्स यानी घटना। इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे आप घटना। क्या? घटना अंग्रेजी होती है दोस्त इवेंट्स, इसको घटनाएं भी कह सकते। ठीक है, तो चलिए जो घटना है इसके बारे में हम समझते हैं क्या है। दोस्त समझिएगा घटना क्या है। घटना यानी घटित होना, यानी कार्य का रिजल्ट आना, यानी जो चीज हमारे साथ घट गया उसी को तो हम घटना कहते हैं। हाँ सर बिल्कुल कहते हैं, यानी हमारे साथ जो रिजल्ट आ गया, जो हमारा कार्य हो गया, वही हमारा घटना हो। यहाँ तो दोस्त क्या परिभाषा बनेगी? वही यादृच्छा कोई प्रयोग हम किए हैं, तब प्रयोग करेंगे तो उसमें संभावनाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? हाँ सर, तो संभावनाएं बनेंगी। तो जो संभावनाएं बनेंगी तो उन संभावना का कोई रिजल्ट भी आएगा कि नहीं आएगा? कहेंगे हाँ सर, जो काम हम किए हैं उसका रिजल्ट जरूर आएगा। भला हो सकता है, बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, हमारे पक्ष में हो सकता है, हमारे विपक्ष भी हो सकता है। यानी जो हमारा रिजल्ट बनेगा कार्य किए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो दोस्तों जो कार्य करने पर जो होता है उसी को हम घटना कहते हैं। और होने वाली बात तो कहाँ से आती है? पूरी संभावना में से ही, कि हम सोचे ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। जो सोचे वही हमारी घटना है। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए आप लिखिए इसको। यादृच्छया किसी प्रयोग के, यादृच्छया किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणामों में से प्राप्त मन मुताबिक परिणाम। ध्यान दीजिएगा तो इस बात पे बहुत गौर से अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्राप्त मन मुताबिक परिणाम घटना कहलाते हैं, या परिणाम को घटना कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि यादृच्छया किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों में से प्राप्त मन मुताबिक परिणाम, यानी जो कार्य हम किए हैं उसकी जितना संभावना बनी है उनमें से कुछ हमारे साथ घटित हो जाए। यानी कहने का सेंस क्या है कि जैसे हमने सिक्का फेंका है, तो बताइए दोस्त जब सिक्का हम फेंके हैं तो उस सिक्का में संभावना बनेगी कहीं हाँ सर हेड या टेल? बिल्कुल। तो दोस्त जब हेड या टेल के हमारे संभावना बनी है तो जो आएगा तो हेड ही आना चाहिए या फिर टेल आना चाहिए। यानी सोचे गए मान में, बनाए गए मान में, संभावना लगाए गए मान में से ही रिजल्ट गिरना चाहिए। यदि रिजल्ट ऐसा होता है उसी को कहते हैं मन मुताबिक। तो रिजल्ट हमारे सोचे वाला है, सोचने के हिसाब से आया है, यानी जैसा काम कहा है वैसा ही हुआ है, वैसा कितना हुआ है उसे हम घटना कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है? अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि सर हम सिक्का फेंके खड़े रह गया तो ऐसी विशेष स्थितियां नहीं मान्य होंगी। गणित में प्रायिकता में स्थितियां वही घटना में मानी जाएंगी जो कार्य करने पे संभावना होगी। यानी सिक्का हम फेंके हैं तो हेड टेल गिरेगा, उसी हेड टेल में से कोई ना कोई आना चाहिए। अब क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं, जो आता है उसी को हम परिणाम यानी घटना कहते हैं। क्लियर है? और घटना के अंग्रेजी इवेंट्स है दोस्त, तो इसे संक्षेप में कैपिटल ई यानी इवेंट से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित करते, लिखेंगे अच्छे से, निरूपित करते यानी ई क्यों दोस्तों? क्योंकि इवेंट्स है। क्या है? इवेंट्स यानी घटना। बातें समझ में आ रही है? कहेंगे सर बिल्कुल। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा
एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे कहेगा एक पासा फेंकने पर, क्या कार्य कैसा हो रहा है, पासा फेंकने का। तो पासा जब हम फेंके तो पहले संभावना बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी। क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। इसको आप काउंट कर लीजिए, कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, आप दोस्त देखेंगे इसकी क्या जरूरत है। तो नंबर ऑफ एस बराबर हमारे पास 6। क्लियर है, ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई। हमसे उससे कुछ नहीं मतलब है दोस्त। घटना, घटना हमारी क्या है सर, घटना का जो रिलेशन होता है दो बिंदु से दिखाते हैं या डैश भी कर सकते हैं। घटना में आपको कह देगा सम संख्या प्राप्त हो, संख्या कैसी प्राप्त हो, सम संख्या प्राप्त हो। तो घटना आपसे कहेगा कि सम संख्या आवे। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा जो सम संख्या आए तो बताइए ई वाले कॉलम में कितना आएगा, ग्रुप में सम संख्या हमारे पास होंगी 2 4 6, यानी जो काम कहा है वो इसी में से निकाले जाएंगे जैसा हमसे कहा हो। बातें समझ में आई, कहेंगे बिल्कुल सर। अब दोस्त इसको भी आप काउंट करके नंबर ऑफ इवेंट्स यानी ई कह सकते हैं। अब ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ये बातें आपको समझना है और यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे दोस्त। उम्मीद है कि ये भी बातें आपको समझ में अच्छे से आई है, तो इसके भी इसके साथ लीजिए और अच्छे से लिखिए। ठीक है दोस्त, तो अब हम थोड़ा से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मोटी मोटा संक्षेप में। इसके अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और अगला कॉन्सेप्ट जो होगा दोस्त वो प्रायिकता निकालने की फार्मूला वगैरह होगी। ये जो क्लास आपका रहा इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रायिकता में होता क्या क्या चीज है, डिफिनेशन क्या है, किसको क्या कहते हैं, कब क्या निकालते हैं, इसके बारे में जाने। क्वेश्चन के बारे में भी नहीं जाने तो दोस्त क्वेश्चन अगले वाले नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो ठीक है, क्या करें, प्रायिकता की पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता संभावनाओं का खेल, बस, या किसी कार्य या घटना के संभावित परिणाम को प्रायिकता कहते हैं। यानी जिस कार्य में संभावना होगी उसे हम प्रायिकता कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। उसमें नेक्स्ट हेडिंग है अगली, यादृच्छया प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा कार्य या घटना जिसके परिणाम के विषय में पहले से कोई जानकारी न हो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्लियर। अगला आया दोस्त सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, जिसके बारे में ये निकाला गया। तो जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा किसी कार्य या घटना के सभी संभावित परिणामों का समूह, यानी जो कार्य हम किए हैं उसमें क्या क्या हो सकता है उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, सॉरी सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है। अब दोस्त मेन हेडिंग अगली आई घटना, और घटना क्या, इवेंट्स, यानी जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि बना, यानी जो हमारा कार्य में संभावना बना है उसी संभावना में से प्राप्त मन मुताबिक रिजल्ट। क्या दोस्त, प्राप्त मन मुताबिक, यानी जैसा क्वेश्चन वाला कहा वैसी क्रियाएं उसमें कितनी है उसको हम घटना कहते हैं, जिसे ई से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और दोस्तों नोट पॉइंट वाली बातें याद रखिएगा कि कोई कार्य घटना कई बार कराया जा रहा है या कई काम को लेकर एक साथ कराया जा रहा है, यानी कार्य को दोहराया जा रहा है, तो सभी संभावनाओं की संख्या गुणा की जाती है, जोड़ी नहीं जाती है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आपको एग्जाम पीरियड में आएगा तो आपको माइंड आपका अपसेट होगा, जोड़ना होगा, जोड़ देंगे गलत हो जाएगा। घटनाएं सदैव गुणा होती है, संभावनाएं कब, जब कार्य दोहराए जाते हैं तब जोड़ी नहीं जाती। ठीक है दोस्त, तो एक ही कार्य में कितने काम हो गए, 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या, अच्छे समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने सिक्का फेंका, अब दोस्त प्रतिदर्श समष्टि, यादृच्छिक प्रयोग और घटना तीनों एक ही में सम्मिलित है, बस समय समय का परिवर्तन है, सोचने सोचने की बात है। कहेंगे क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई सिक्का फेंका, ठीक है, तो दो जो सिक्का है आपने फेंका, फेंकने की क्रिया को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यानी हमने प्रयोग कर दिया तो फेंकने की क्रिया क्या हो गई दोस्त, कार्य करने की क्रिया प्रयोग हो गया। अब दोस्त सिक्का कहाँ रहेगा, हवा में, तो सिक्का जब तक हवा में घूम रहा है, यानी सिक्का जब तक हवा में है तब तक हमारे माइंड में क्या चलेगी, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, यानी फेंकने के बाद जब तक सिक्का हवा में रहा और जितने हमारे अनुमान लगाए गए उसे हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि।
क्लियर है। लेकिन दोस्त क्या सिक्का हवा में ही रहेगा? नहीं, अब कभी तो कभी आपको जमीन पे आएगा, यानी कि भाई कभी किसी ने कुछ गिरेगा उसके ऊपर आएगा, कहेंगे हाँ। तो जो दोस्त निकल गिरेगा यानी जो हमारे सामने प्रकट होगा वो हमारी घटना हो जाएगी। यानी काम हुआ एक तो, नाम पड़ा तीन तो। क्या करने की क्रिया रेंडम यानी अदृश्य प्रयोग, जब तक हवा में रहा जो अनुमान लगाए गए उसे प्रतिदर्श समझते यस। अब जो हमारे सिक्का पर रिजल्ट गिर गया यानी जो हेड या टेल आ गया उसे हम घटना कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्त, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हेडिंगों के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रायिकता के। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड सर्किल भाई बहन ग्रुप में नए भाई बहन है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि हर एक टॉपिक का लाभ बेनिफिट सबको एक समान आए। किसी को भी ऐसा उधर उड़ुल जुलूल की बातों में पढ़ना नहीं है। गलत सही कॉन्सेप्ट जानने से अच्छा है कि न जाने। तो यहाँ दोस्त आपको बताइए अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल रहा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।